Assalamualaikum Nazreen and Hazeen. This is Rana Abdullah Hamad from the platform of Daily Times Pakistan. In the recent days, we have seen an upsurge in domestic violence cases. लेकिन 2023 के अंदर 10,200 से जायद केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के रिपोर्ट हुए हैं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर। ना सिर्फ ये रिसेंट डेज के अंदर हमने बलूचिस्तान के अंदर और केपी के अंदर खसूसी तौर पे एन अपसर्ज ऑफ टेररिज्म दैट वाज सीन। अब कुछ उसमें क्रिटिक्स कहते हैं कि दैट इज बिकॉज ऑफ द अफगान तालिबान एंड तालिबान टेकिंग ओवर अफगानिस्तान। To discuss all these matters and matters of importance, we have a very strong voice who is a legal academic, who is a teacher, who is also an author, and a very vocal person against domestic violence. Feminism की एक बड़ी आवाज है। मारिया बीच में उनको गालियां पड़ चुकी हुई हैं, and at the same time a vocal supporter of trans rights and rights of women in Pakistan. We over here have Munib Khalid. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How Thank are you you? very much for that introduction. I had the honor of reading Paying the Price. Acha. I'm halfway through it and I love it. I love how you have articulated your argument, how you have put, religious extremism को subtly डाले, but लेकिन it is still, there and talking about the core issues. I'm on cloud nine after listening to that raving review. Yeah. Let's start off with the recent cases of domestic violence जो कि पाकिस्तान के अंदर अभी 2023 की रिपोर्ट एक रिलीज हुई है जिसके अंदर 10,200 से ज्यादा केसेस सिर्फ रिपोर्टेड केसेस और अभी 2024 के अंदर जो कि अनरिपोर्टेड एंड अनडॉक्यूमेंटेड केसेस अनवेरिफाइड है एज ऑफ नाउ दैट आर सरपासिंग 8,557 केसेस जस्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इन पाकिस्तान। व्हाट इज द रीजन, हाउ टू काउंटर इट? रीजन सोशल एटीट्यूड्स हैं, क्योंकि अगर आप लॉज देखना चाहें, हमारे स्टैट्यूट बुक्स को देखना चाहें, तो पंजाब का भी अपना एक वो एंटी डोमेस्टिक वायलेंस एक हमारा एक्ट है। सिंध में भी इस तरह के लॉज हैं। हाँ, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के ऊपर कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन वो क्यों किया था? क्योंकि जो मैंने भी बात की है सोशल एटीट्यूड्स, कि इसको समझा जाता है जी ये प्राइवेट मामला है, तो क्यों वो खातून सबके सामने व्हाई यू वॉशिंग योर डर्टी लिनन इन द पब्लिक। हमारे भी नानियां दादियां होती थीं, वो चुप करके सब सहती थी। आज की जनरेशन में खवातीन के अंदर तो कोई वो बर्दाश्त करने की रही नहीं कैपेसिटी या टेंडेंसी। सो ये वाला एटीट्यूड बड़ा प्रॉब्लमेटिक है और फिर इसको टीवी के ऊपर ग्लोरीफाई किया जाता है। और फिर आप देखें कि बड़े बड़े आपके सेलिब्रिटीज के ऊपर जब डोमेस्टिक वायलेंस के इल्जाम आते हैं, एलिगेशन आती हैं और काफी क्रेडिबल होती हैं, काफी क्रेडिबल सोर्सेस से आ रही होती हैं, एकदम से उनकी दफा में लोग भागे चले आते हैं कि नहीं ये हो नहीं मोहसिन सकता। अब्बास हैदर का रिसेंटली में फिर अच्छा, उस उस कांड केस में तो मैं लीगल टीम में था, मोहसिन अब्बास में, और मैंने खुद देखा था फर्स्ट हैंड के एफआईआर रजिस्टर करवाना कितना कितना मुश्किल है। क्या पुलिस के पास जाते हो तो ये कहते हैं कि जो आप मेडिकल रिपोर्ट लेकर आई हो यार, ये दिस इज नॉट इंजरी इनफ, ब्रूसेस लगे हुए हैं, वो सब लगा हुआ है, बट नहीं, दैट इज नॉट इनफ। तो तब मैं सोच रहा था व्हाट इज इनफ, कि हड्डियां टूट जाएं या अगली बेचारी मर जाए, तो तब जाकर आप मानोगे कि अगली की जो इंजरी है दैट इज इंजरी इनफ। और मुझे मीडिया भी याद है वाज वेरी हॉस्टाइल कि प्राइवेट मामले। सो ये सारी चीजों को जब आप मिलाते हो ना, जिस किस्म की मीडिया में गुफ्तगू होती है, जो हमारे एटीट्यूड्स हैं, पब्लिक प्राइवेट डिस्टिंक्शन, तो तब थोड़ी सी एक पैटर्न की समझ आना शुरू होती है कि व्हाट इज गोइंग ऑन। बट अल्टीमेटली वुमेन इन दिस कंट्री विल नेवर गेट जस्टिस जब तक हम इसको ट्रिवियलाइज करते चले जाएंगे और जब तक हम मेरा जिस्मी मर्जी जैसे नारों के खिलाफ नफरत फैलाएंगे। नफरत फैलाने में सबसे पहले आगे फोर्थ फ्रंट के ऊपर मारिया भी हैं। उन्होंने रिसेंटली लीना गनी के ऊपर बड़ी संगीन इल्जामात लगाए हैं और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये एक लिबरल माइंडसेट को पोर्ट्रे कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर। डज इट पुट द लाइव्स ऑफ वुमेन अंडर मोर स्क्रूटनी एंड सिक्योरिटी का उनका कोई अब नो वन इज गोइंग टू केयर फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द वुमेन इन पाकिस्तान। लीना गनी के ऊपर निशी खान ने भी एक बहुत डरावना इल्जाम लगाया था। बड़े महीने हो गए उस बात को, तो इतना दोहराना नहीं चाहता, लेकिन वो इस तरह का इल्जाम था विच कैन कॉस्ट पीपल देयर लाइव्स इन कंट्री लाइक पाकिस्तान। और हम आए हफ्ते ही देख रहे होते हैं किसी ना किसी साथ हो रहा होता है। तो मैं इनके ऊपर हैरान हूं कि बहुत आसान है, इनको भी आप लोग बहुत चीजें कह सकते हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये ज्यादा वल्नरेबल है फैशन इंडस्ट्री में या एक्टिंग इंडस्ट्री में, शोबिज में। तो rather than empowering other women particularly या even marginalized communities like transgender, what they're doing is ये लोग अपने it's an own goal, ये अपने ही खिलाफ कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। क्योंकि इनका मैंने जो कहा है कि नंबर वन, हमारे मुल्क
में जब आप खातून हो आप वैसे ही वल्नरेबल हो, आप और फिर आप खातून होकर आप एक वर्किंग वुमन हो, आप अपने दम पे खड़ी हुई हो, जैसा भी आप मतलब बड़े लोग होंगे उनको डिजाइन अच्छे लगते होंगे, मारिया भी के नहीं अच्छे लगते होंगे, लेकिन यू मेड योर पॉइंट एंड आपने जाकर अपने झंडे गाड़े हैं फैशन इंडस्ट्री में, शोबिज़ इंडस्ट्री में। अब मिशी खान है, आपकी पुरानी क्लिप्स कोई भी निकाल सकता है और फिर वो वहां आपके ऊपर ये वाली गेम खेल सकता है कि जी आप तो अगर हम दीनी लेंस से देखें या अगर हम पाकिस्तानी कल्चरल नॉर्म्स के लेंस से देखें तो आप इसमें खरी नहीं उतरती। तो ये वाली गेम अगर खेलनी है तो ये आपके खिलाफ ही खेली जा सकती है। इसलिए आपसे मतलब मैं इन सबसे मुखातिब हूँ कि यार होश के ना हो आप लोग, थोड़ा रिस्पॉन्सिबली बोलना सीखो और देखो कि अगर कोई आपकी जान खतरे में नहीं डाल रहा, आप भी किसी की जान खतरे में ना डालो। जब आप ये कहते हो ना ये वाला तबका इसको हम मानते ही नहीं, इसका एग्जिस्ट करने का कोई राइट ही नहीं है, आप अगले की जान को खतरे में डाल रहे हो। और आप बीच में जब मजहब का एक मिक्सचर लाते हो ना, वो वाला मसीह म्यार जिसपे आप खुद भी खरे नहीं उतर रहे, तो वो और भी मेरे ख्याल से डेंजरस हो सकता है और डेडली भी हो सकता है। एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट एवरीवन्स लाइफ इज प्रिजर्व्ड। सो प्लीज स्टॉप दिस ऑलरेडी, बस बहुत हो गया। You talked about marginalized communities in Pakistan too, and you've been very vocal about the rights of minorities in Pakistan. रग्बी के लिहाज से पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है. And recently, since the start of 2024, we have seen an upsurge in terrorism, specifically pertaining to Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa. खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से अगर हम लोग डेटा निकाल के देखें तो हमारे सामने ये आया है कि ऑलमोस्ट 167 cases of terrorism were reported. If we, on the other hand, if we see बलूचिस्तान, तो we have seen कि बलूचिस्तान के अंदर जिस तरीके से 225 cases of terrorism activities were reported. रीजन क्या है? क्या पंजाबियों के खिलाफ ये जंग ही है सिर्फ, या हाउ डू यू सी द मैटर ऑफ बलूचिस्तान? बहुत बहुत अफसोस और मायूसी मुझे होती है कि मुझे अभी कुछ देर पहले तक लग रहा था कि पाकिस्तान के अंदर ना रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की वजह से जो रिलीजियस डिविजन्स हैं वो हमें सस्टेन नहीं होने दे रही। सो मुझे ये लग रहा था कि यार इस वक्त जो मुल्क जिस हालत में है वो अनसस्टेनेबल है, मुझे कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा। उसमें एक और ट्विस्ट आप लोग थ्रो कर दो एथनिसिटी का। या मुझे अभी ये बड़ी एक रूड अवेकनिंग मिली है, मुझे पता था ये हो रहा है, मतलब मैं पढ़ता रहता था सोशल मीडिया के ऊपर कि जी पश्तून वर्सेस पंजाबी वाली कॉन्वर्सेशन हो रही थी, बलोच वर्सेस पंजाबी वाली हो रही थी, तो मैं जानता था कि बहुत लोग हैं डिस्ग्रंटल्ड हैं और वो अपनी एथनिक आइडेंटिटी को लेकर एक दूसरे के साथ पता नहीं क्यों लेकिन नफरत में मुब्तला है। खैर, पता भी है, समझ भी आती कॉन्टेक्स्ट की, लेकिन इसीलिए उनको उनके राइट्स नहीं मिलते, Exactly. उनके रिसोर्सेज नहीं लेकिन मिलते उसके ऊपर कितनी है वो डिवीजन है ना नैरेटिव्स की। सो लेकिन ये जो अभी हुआ है कि वर्कर्स के ऊपर पंजाबी मजदूर थे और वो बलूचिस्तान पहुंचे और उनमें से 23 को जाँ बहक कर दिया गया और उनके आईडी कार्ड्स देख उनके के, आईडी शिनाख्ती कार्ड कार्ड देख खास तौर पे कि पंजाब से हैं। हाँ जी. मुझे और फिर मैंने सोशल मीडिया पे जो बैकलैश देखा और जो मैंने पोलराइजेशन सोशल मीडिया पे देखी, फिर ईमान मजारी के खिलाफ नफरत, फिर ये कि ये तो वो महल नारंग बलोच है, बलोच के खिलाफ. नारंग बलोच और महल बलोच ने। जी. अब वो कहते हैं कि जी ये महल बलोच थी जिससे मुलविस थी और फिर ईमान मजारी कहती है कि वो दूसरी महल बलोच है जिनका उन्होंने दफा किया था एज अ जी. लॉयर। सो फिर भी नफरत 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 वो ड्रैकुला वाले टीथ आप डालकर मीम्स बना रहे हो ईमान मजारी के। मुझे तब अंदाजा हुआ कि एक तो रिलीजियस डायमेंशन है ना, एथनिक डायमेंशन भी है, Exactly. ये तो उसी के ऊपर एक दूसरे पे पड़ेंगे। और मैं कह रहा हूँ कि पीपल हु आर वेरी बैलेंस्ड इन देयर आइडियाज वो भी एक्सट्रीम्स की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। सो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इस पे नी जर्क रिएक्शन देना कि जी सारे बलोच ऐसे हैं तो पंजाबी लोग अब बलोच के ऊपर गुस्सा करना शुरू हो जाए, या ये कि बलोच लोग फिर पंजाबियों से नफरत करना शुरू हो जाए, इट्स अनप्रोडक्टिव। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर इट? सोल्यूशन है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। एंड अभी मैं खुश हूं कि मैंने पढ़ा है कि राना सनाउल्लाह ने कहा है वो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाएंगे। वो तो रात को हामिद मीर के प्रोग्राम के अंदर कैपिटल टॉक के अंदर भी उन्होंने यही वाली बात की है. लेकिन दिस इज द फर्स्ट पीटेंस जिसके ऊपर शहबाज शरीफ भी, जरदारी साहब भी और शहबाज शरीफ ने ये भी कहा है कि वो जाके विजिट भी करेंगे. लेकिन उसी तर्ज अमल पे ये भी स्टेटमेंट आई कि मोहसिन नकवी ने ये बात कही है कि एक SHO इस सबको डील कर सकता है.
वही बात है ना कि आप अगर वायलेंस को समझते हो कि वो सोल्यूशन है, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जब कभी वायलेंस रियासत ने या नॉन स्टेट एक्टर्स ने किसी ने भी वो अप्लाई किया है, वो सिर्फ मल्टीप्लाई होता रहा है। Yeah. तो बलूचिस्तान के अंदर ना हर किसी को आप एक तरीके से पेंट नहीं कर सकते कि जी ये जो प्रोटेस्टर्स हैं ये सारे इसके पीछे हैं, आप नहीं स्केपगोट बना सकते। अगर कोई अनआर्म्ड है वो ये कह रहा है कि वो वायलेंस में बिलीव ही नहीं करता, लेकिन उसको कंप्लेंट्स हैं, उसको रियासत से कोई कंप्लेन है, उसको सेंटर के साथ कोई कंप्लेन है, प्रोविंसेस को या वहां के लोगों को, सुनो, मेरे ख्याल से सोल्यूशन है व्हेन वी स्टार्ट लिसनिंग टू वन अनदर। और ये सारी चीजें इंटररिलेटेड है, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज की पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो, अभी आपने उससे डोमेस्टिक वायलेंस की बात की, चाहे वो खवातीन के एक्सपीरियंसेस हो, ख्वाजा सिरा के एक्सपीरियंसेस हो, या फिर आप कह मतलब बलोच या जो पश्तून लोग हैं और जो उन लोगों की ग्रीवेंसेस हैं और वो स्टेट की रिट को उस तरह से चैलेंज नहीं करते कि वो देयर अप एंड आउट्स, दे नॉट अप एंड आउट्स, वो ये कहते हैं, उनका ही एक्सपीरियंस रहा है कि उनके लव्ड वंस उनसे गायब हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि इन्फोर्स्ड 2236 लोग as of now are और आप missing. ये देखें कि 23 अगस्त 2024, अभी कुछ ही दिन पहले, यहाँ तक के जो यूनाइटेड नेशंस की कमिटी है ऑन एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी, उसका स्टेट मेंबर है, उसका मेंबर स्टेट है, स्टेट पार्टी है उस ट्रीटी की, उनको रिपोर्ट दी है यूएन ने और कहा है कि जो बलोच और पश्तून जो से मिसिंग पर्सन्स हैं उनकी ये तादाद जो आपने भी बताई, इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। तो ये कह देना नहीं ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, ये तो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा, नहीं, प्रोपेगेंडा वो है, वो जो बीएलए वाली चीज है, वो दहशतगर्द तंजीम है, बिल्कुल है। जिसका पॉलिटिकल फ्रंट मारिन बलूच लीड कर रही है। इसके ऊपर एक बहुत 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 नुआंस्ड एक अप्रोच लेनी पड़ जाएगी और स्टेट को, क्योंकि कि देखे ना आपके पास ना मेरे पास वो एविडेंस मसाइल है नहीं। कि हम लोग वेरीफाई कर सकें। यस। लेकिन मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जब रिपब्लिक टीवी के ऊपर मेजर गौरव आर्या बैठ के कह रहा होता है कि ये फोन है, इसके ऊपर नंबर है, मैं उन लोगों को कॉल लगाऊंगा, वो बलूचिस्तान के अंदर ऐसा करेंगे, यू हैव टू टेक दैट वेरी सीरियसली। बट क्या महारंग बलोच उसकी पॉलिटिकल विंग को रिप्रेजेंट कर रही है? मैं इस पोजीशन में हूं नहीं कि मैं बात कर सकूं। मैंने सिर्फ ये देखा है कि महारंग बलोच ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने उसमें पीएलए का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अलबत्ता वो ये एक बात कही है कि हम जो कोई भी वायलेंस यूज कर रहे हैं तो उस जुमरे में पीएलए भी आ जाता है, उसके खिलाफ है और हम तो पीसफुली प्रोटेस्ट रजिस्टर करते हैं। बट एट द सेम टाइम डोंट यू थिंक कि आउटराइटली कंडेम करना चाहिए ऐसे इंसिडेंट्स को, जबकि एक ग्रुप ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम भी कर ली, वाकई है कि चंद घंटों के बाद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर ली, एंड व्हेन यू हैव सच अ बिग ओनस ऑन योर बैक एंड यू आर मारिन बलोच, आपने उससे महीना डेढ़ महीना पहले प्रोटेस्ट भी किए फॉर द राइट्स ऑफ बलोचिस्तान पीपल, हाँ, तो डोंट यू थिंक आउटराइटली कन्वे करना चाहिए इस चीज को? ये इसमें भी दो व्यूज हैं और बड़ी एक्सट्रीम है, ठीक है। एक I know people are going to cancel us for this, but yeah, हाँ, we got to talk अच्छा, about. इसके ऊपर मैं भी बात कर रहा हूँ, कोई भी बात करें, आप भी कोई ओपिनियन दे दें तो यू गोइंग टू बी कैंसिल्ड, नॉट Yeah. जस्ट कैंसिल्ड बट ट्रोल्ड एंड डिमोनाइज्ड Yes. फ्रॉम बोथ द साइड्स। Yes. अच्छा, अब बात कुछ इस तरह की है कि इस पे इतने दो एक्सट्रीम व्यूज है। एक ये है कि महारंग बलोच साबित करो कि यू रियली टू कंडेम बीएलए और नाम लेकर बीएलए को कंडेम करो। वहां एक जो दूसरी एक्सट्रीम है वो कहती है कि नहीं, कंडेम करना बिल्कुल भी नहीं बनता महारंग बलोच का, क्योंकि बिल्कुल वो वाली बात है, ड्यू कंडेम हमास, आप गाजा के सिविलियन से पूछना शुरू कर दो जो ऑलरेडी विक्टिम है, आप उनको कटहरे में खड़ा कर रहे हो, तो ये पाकिस्तानी वर्जन ऑफ ड्यू कंडेम हमास की। एंड देन फिर वो लोग आते हैं, नहीं नहीं नहीं, यू कैन नॉट कंपेयर दिस टू गाजा और वो सारा कुछ, ठीक है ना, क्योंकि मिडिल ईस्ट में कुछ चल रहा है वो हमें लगेगा वहां यूएन रिपोर्ट सच बता रही है, हमारे अपने मुल्क के अंदर कुछ यूएन रिपोर्ट कह रही है अरे इसके पीछे तो फलान लॉबी है, ढिमका लॉबी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये होता है जब नॉन स्टेट एक्टर्स को आप इतना पावर कर देते हो, यहाँ रियासत का रोल है। रियासत को चाहिए कि जो ऑलरेडी मानते हैं कि रियासत के पास ही मोनोपोली है ऑफ वायलेंस, जो किसी भी सोशल कॉन्टेक्ट थी में स्टेट के पास ही होती है, और हम वी आर नॉट अप इन आर्म्स, हम स्टेट के खिलाफ अप इन आर्म्स नहीं है। उनके जो भी ग्रीवेंसेस हैं जो पुरअमन तरीके से रजिस्टर कराना चाह रहे हैं, प्लीज लिसन टू देम। उनको उनके ऊपर लेबल्स लगाना कि वो ब्लैकमेलर्स हैं या वो ऐसे हैं या वो वैसे हैं, वो फॉरेन फंडेड है, वो हेल्पफुल नहीं है। सुनो, हाँ, अगर आप उनको सुन भी रहे हो, आप उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस नहीं कर रहे हो, फिर भी सिर्फ एहतजाज नहीं बल्कि वो वायलेंस को अगर फरोग दे रहे हैं, बिल्कुल स्टेट के रेट को अगर जब भी चैलेंज किया जाए, वो फिर चाहे टीएलपी की तरफ से हो रहा हो
वहां क्यों घुटने टेक देते हो आप ना? वहां भी आप वहां पे तो आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इस्लामाबाद के अंदर जाके उनके साथ उन्होंने बैठ के पीस ट्रीटीज की, उनके साथ ट्रीटीज वहां की तो कि- सुप्रीम कोर्ट की जहां से जजेस भी होते हैं तो वो भी हार मान जाते हैं, खड़े होकर उनके सर पे जजमेंटें लिखवाई जाती हैं। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि आप जब एक सिचुएशन में एग्जांपल सेट करोगे ना, वो मुझे पता है कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है और रिलीजियस लाइंस के ऊपर वो पार्टी चलती है, बट वो एथनिक लाइंस के ऊपर भी ये कह रहे हैं। सो द स्टेट विल हैव टू assert itself बट नॉट in such a way कि वो आपके खिलाफ हैं, they're not opposed to your interest, the state is working in your interest, and so जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स है सिर्फ उनको आप आड़े हाथों ले रहे हो। और छोटी सी बात, एंटी स्टेट या टेररिज्म में इसको डिफाइन कैसे करूं? सिंपल, क्योंकि हमारे तो लॉ में कोई डेफिनेशन ही नहीं है ना। अब अगर आप उसको टेररिस्ट या डिजिटल टेररिस्ट कहना शुरू कर दो जो कि आपको पीसफुली तनकीद का निशाना बना रहे हैं, यानी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो कि किसी भी जमहूरियत के अंदर किसी का भी हक है। बहुत द सरप्राइजिंग पॉइंट ओवर हियर इज, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू, मरियम जब ऑपोजिशन के अंदर होती थी, मरियम कहती थी कि खुली छूट होनी चाहिए ह्यूमन राइट्स हाँ जी, हाँ जी। एंड राइट नाउ व्हाट और इज राइट गोइंग नाउ ऑन वो दे आर ओनली सिटिंग इन द लैप ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, और यही होता है। अभी इस वक्त आप देख रहे हैं एजेंडा क्या है, किसी पीटीआई के साथ बहुत जुल्म करना है, क्योंकि पीटीआई ने हमारे साथ बड़ा जुल्म किया। सही, अगर कल परसों फिर पीटीआई वापस आ जाती है, वो इससे भी ज्यादा जुल्म करेगी, और अगर तरसों ये लोग वापस आते हैं उससे भी ज्यादा जुल्म करेंगे। तो मुकाबला यही नहीं चल रहा हमारी हुकूमतों का कि सबसे अच्छा कौन ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करता है, सबसे अच्छा कौन टेररिज्म को एलिमिनेट करता है, बल्कि मुकाबला इस चीज का चल रहा है सबसे बेहतर जुल्म कौन कर सकता है अपने सियासी मुखालफिन पर। तो आप मतलब इसी में एक पॉइंट मैं देना चाहता हूँ, टेररिज्म की ना एक डेफिनेशन होनी चाहिए, और वो डेफिनेशन इसी तरह से होनी चाहिए कि जिधर भी आप एक पुरअमन तबके को, एक कम्युनिटी को या एक आइडेंटिटी ग्रुप को वायलेंस का निशाना बनाते हो या उनके खिलाफ इंसाइट करते हो वायलेंस को, या फिर आप स्टेट के अगेंस्ट वायलेंस को इंसाइट करते हो, वायलेंस बाय व्हिच आई रियली मीन फिजिकल वायलेंस, वो होती है टेररिज्म। पर्टिकुलरली अगर किसी एथनिक या रिलीजियस या आइडियोलॉजिकल या पॉलिटिकल पर्पस के लिए करो, हमारे पास ये डेफिनेशन ही नहीं है, तो फिर कोई भी टेररिस्ट बन जाता है, तो कोई भी फ्रीडम फाइटर बन जाता है। ये फिर डिस्टिंक्शन कैसे करें? आपने कहा कि जजों को जज भी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के सामने घुटने टेक देते हैं। सर भी मुबारक सानी केस के अंदर तो ऐसा नहीं हुआ। हमने काजी फैज ईसा, इफ यू हैव इनसाइट अबाउट द मुबारक सानी केस, उसके अंदर जो काजी फैज ईसा ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया, जो कि स्ट्रॉन्ग तो नहीं, विच इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद उनके ऊपर फतवे आ गए। टीएलपी के 2 से 3 रुकनों ने कहा कि जिसने भी इनका सर कलम किया उनको करोड़ों के अंदर, लाखों के अंदर इनाम मिलेगा। ये आपके सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को थ्रेट्स मिल रहे हैं। सो दे आर प्रीटेंसेस ऑफ दिस टू, जिसके अंदर खड़ी होती पार्टी। आप ही देख लो, इधर आप पंजाब में कोई भी शहर में, लाहौर में अगर आप सड़कों में निकलो तो रिक्शे के ऊपर ये टीएलपी के पोस्टर भी लगे हुए हैं, कोई बैन नहीं लगाया जा रहा। देखें, ये भी तो बीएलए ही है। देखिए, बैन अगर लगाएंगे तो फिर तो दोबारा बात होना शुरू हो जाएगी ना कि आजादी ये राय नहीं है पाकिस्तान। वही मैंने भी कहा है ना, तो इसीलिए आजादी राय वर्सेस हेट स्पीच के बीच की जो लाइन है वो कभी ब्लर नहीं होनी चाहिए, और वो जानबूझ के ब्लर की जाती है, और सिर्फ टीएलपी की तरफ से नहीं, आपके सियासतदानों की तरफ से, चाहे फिर वो पीटीआई वाले हो, नून लीग वाले हो, पीपल पार्टी हो। आप ये देखें कि आखिरी दफा कभी ऐसा, मुझे जरा बताएं, आप क्या याद पड़ता है द लास्ट टाइम पीटीआई, पीएमएल एंड पीपल्स पार्टी वर ऑल ऑन द सेम पेज? They were Never. just a few days ago in the Mubarak Sani case. They were all on the same page. No. But so there was a context in this कि पंजाब के अंदर से, जो कि पंजाब के ये चौधरी असलम इकबाल वगैरह हैं और पीटीआई की जो रहनुमा है पंजाब से, they were supporting this narrative that was led by TLP and other Islamic scholars, so-called Islamic scholars in पाकिस्तान, जो कि उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन गई थी। I might be wrong in this, but ये तो उन्होंने सारों ने खुद कहा है। अभी मैं पीटीआई वालों के भी सुन रहा था बात करते हुए, और ये तो मौलाना फजल ने भी कहा कि इसके ऊपर तो अपोजिशन भी और गवर्नमेंट सारी सेम पेज में है। और वो क्या है कि चाहे वो अली मोहम्मद खान की नेशनल असेंबली में स्पीच हो, या हनीफ अब्बासी की हो नून लीग की तरफ से, पीपल पार्टी की तरफ से अब्दुल कादिर पटेल, वो बाकी सारी सेम पेज में थे, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि ये स्टेट अगर नहीं पकड़ती लोगों को और रिलीजियस ग्रुप्स को, रिलीजियस माइनॉरिटीज को, तो फिर नॉन स्टेट एक्टर्स कर देंगे और जस्टिफाइड होगा। अब आप ये okay, now I get your point. देखिए, Now I get you. Okay. आइडियाज, Yeah. तो ये तो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने इस तरह से किया है कि एम्पावर किया है और डेलीगेट कर दिया है अपना वर्क टू नॉन स्टेट एक्टर्स के पीछे के दरवाजे से कर लो, ताकि हमारे ऊपर उलामा ना आए। हम वो जो इंटरनेशनल कमिटीज के आगे मुंह दिखा रहे होते हैं ना, हम वो दिखा सकते हैं वी डूइंग अ लॉट टू कर्ब टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, बट दूसरी साइड से करो जो करना है, अंदर से कर जाओ। सो वी एटलीस्ट जो थोड़े बहुत लोग रह गए हैं जो पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पे देखना चाहते हैं, कौन है वो थोड़े बहुत लोग पाकिस्तान फॉलो के? करना। आपकी बात कर रहा हूँ,
सो और आप कर रहे हो, यू प्लेइंग अ पार्ट। आई मीन व्हेन यू जस्ट स्टार्ट क्वेश्चनिंग, अगर आप ये करोगे जी न्यून लीग के खिलाफ कभी कुछ नहीं कह सकते, दे कैन नेवर गो रॉन्ग। आप प्रोपेगेंडा सर्व कर रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर कि यू कीप एवरी लीडर ऑन देयर टोस, चाहे वो ऑपोजिशन से हो चाहे वो गवर्नमेंट से हो। सो आई एम सॉरी बट फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट, फ्री स्पीच इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, इट्स अ क्वालिफाइड राइट। जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खतरा होता है तो वहां वी हैव अ प्रॉब्लम। और यही मैं कह रहा हूं कि टीएलपी टाइप्स अगर वो इस तरह से देखें, हजार हजार के लिफाफे लेने वाले करोड़ों की बातें कर रहे हैं, हाँ सबसे पहला तो ये सवाल पैदा हाँ होता है। और लिफाफे उनको क्यों बांटे जा रहे हैं? फिर वीएलए वाले पागल होते हैं चीज देखकर ना। तो हाँ ये मैं कह रहा हूँ कि जो लिफाफे उनको मिलने तो हमें भी मिलने चाहिए। सबको ये लगना शुरू हो जाता है ना कि फिर जितना आप लोग सीना वो सूरी जनरल करोगे। का मैं नाम मेरे जहन से निकल गया है, बट वो टीएलपी के वर्कर्स को ही जो 5-5 हजार के नोट्स दे रहे और थे। वो भी किसके कहने पर अब वो सारी चीजें भी खुल हाँ, रही हैं, मतलब वो टॉप सिटी केस में भी खुल रही हैं, उससे रिलेटेड मैटर्स भी। असतूर के साथ एक गुफ्तगू के अंदर असतूर ने सबसे पहले मुझे इस बारे में बताया, टॉप सिटी के केस के बारे में, जी जो कि जनरल रिटायर फैज हमीद के ऊपर एलिगेशंस हैं और नजफ हमीद उनके भाई के ऊपर एलिगेशंस हैं। उन्होंने अपने बंदे भेज के कमर मुइज खान के ऊपर एक असॉल्ट करवाई, एंड उनके बच्चों के सामने उनके मुंह पर जूते भी रखे गए। उसके बाद अब कोर्ट मार्शल भी तो हो रहे हैं ना, और क्या करें पाकिस्तानी फौज। ठीक है, लेकिन ये पहली दफा हो रहा है, मैं देख रहा हूँ पहली दफा हो रहा है कि कोर्ट मार्शल इतना जो हायर इंटेलिजेंस या आपकी जो हायर आती है उसके टॉप पे एक बंदा रह चुका है। पहले क्या होता था, आप हमेशा प्रोटेक्ट करते थे, मुझे याद है मुशर्रफ को भी बड़ा प्रोटेक्ट किया जाता था। आप ऐसा करो, आप मुल्क से बाहर चले जाओ, बात ही खत्म हो जाए। तो वो उनकी जो मौत हुई है, उनका इंतकाल भी मुल्क से बाहर ही वाकई हुआ। अब हमें इधर जो जनरल फैज वाले टॉप सिटी केस में दिख रहा है वो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन वो शायद आई थिंक उस नहर तक हम लोग पहुंच चुके हैं कि ना इमरान वे खान वी साहब कैन ने क्वेश्चन द मिलिट्री। कैन वी, या शायद वी कैन क्वेश्चन दोज इन टॉप पोजीशंस इन द पास्ट बट नॉट द वंस जो कि आज इधर बैठे हैं। हाँ, आज वाले उनके साथ अब कल को क्या होगा, शायद अब एक प्रेसिडेंट चेंज हो रहा है। इज दैट नेसेसरीली अ गुड थिंग? नहीं, गुड थिंग उस दिन होगी जिस दिन अकाउंटेबिलिटी होगी, नॉट फॉर सम पॉलिटिकल आई थिंक इंजीनियरिंग तो फिर तो पर्पसेस जनरल या जहीरुल इस्लाम की भी होनी चाहिए, जनरल पाशा की भी होनी चाहिए, जो ट्रॉयका बना हुआ था जनरल बाजवा ठीक की है, भी होनी चाहिए। लेकिन इन अ वे एटलीस्ट हम पास्ट इनजस्टिसेस को या पास्ट चैप्टर्स को खोल रहे हैं, हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो जो देखने वाले हैं, जो थोड़ा बहुत एक किसी कल्ट को नहीं फॉलो करते, थोड़ा होश रखते हैं, थोड़ी अकल रखते हैं, वो ये समझ सकते हैं कि यार जो चीज पहले हो गई वो शायद अभी भी हो रही हो, या शायद वो आइंदा हो सकती है। तो उस तरह से इट्स अ बिट ऑफ अ प्रोग्रेस। बट इसके ऊपर प्लीज मतलब लोगों को ये नहीं चाहिए कि मिसअंडरस्टैंड करें कि ओ अब देखो कितनी ट्रांसपेरेंसी आ गई है। ये हो रहा है फॉर वेरी पॉलिटिकल रीजन हो रहा है, और वो ये बेसिकली कि इफ यू से, सॉरी टू कट हाँ यू, जी, बट इफ यू से कि पॉलिटिकल रीजन के लिए हाँ, हो रहा है, तो डोंट यू थिंक कि फिर जनरल जहीरुल इस्लाम की भी, जनरल पाशा की भी, जनरल बाजवा की भी उनका भी कोर्ट मार्शल होना चाहिए। एक का कोर्ट मार्शल अभी शुरू है तो फिर दूसरों का हो जाएगा, हो जाएगा। तो एक तबका है जो शायद डरा भी हो उस चीज के बारे में, ठीक है ना, मुझे तो नहीं पता, बट अंदाजा लगा रहा हूँ कि आप अगर उनकी सिचुएशन में होगे, इट्स ओनली नेचुरल कि आपको भी होगा कि यार अगली बारी तो फिर मेरी आ रही है। लेकिन यहाँ खान साहब और उनकी जौन सी पूरी एक ब्रिगेड थी ना, और वो जो जनरल फैज विंग था, और उनके जौन से लेफ्ट ओवर्स पीछे रह गए हुए थे, दे डिड ट्राई टू कॉज म्यूटिनी। मैं मतलब लोग पता नहीं मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन आप पूरी चीज को स्टडी करो, उन्होंने म्यूटिनी कॉज करने की कोशिश की थी। and ये रेड लाइन थी आई थिंक हमारे हसास इदारों की, जो कि ये क्रॉस करना शुरू हो गए थे, जो हमने 9 महीने भी देखा। कहा जाता है कि जनरल फैज इट स्पेयर हेडेड इट, और ये मतलब कहा जाता है, मैं सुनी सुनाई बातें नहीं है, ट्रस्ट मी ब्रो वाली बात नहीं चल रही। डॉन ट्रिब्यून आपकी चॉइसेस जो हाईएस्ट जर्नलिस्टिक सोर्सेस इस मुल्क में बैठी हैं वो ये कह रही हैं, यहाँ तक इंटरनेशनल मीडिया भी द लिटिल बिट इंटरेस्ट दे हैव इन पाकिस्तान। सो टॉप सिटी देन बिकम्स द बेस्ट लीगल मैकेनिज्म कि हाउ टू पुट एन एंड टू दैट मेनेस, कि वो जो अभी लेगेसी कंटिन्यू हो रही है ना, वो जो उस वक्त फायज बाजवा साकिब निसार इमरान खान नेक्सस हुआ करता था, उसके जो पीछे लेफ्ट ओवर्स रह गए, उनकी आवाज दबाने के लिए बेस्ट तरीका ये था कि कोर्ट मार्शल अगेंस्ट फैज, एंड वो अब हो रहा है। लेकिन इसका क्या मतलब कि वो टॉप सिटी केस है वो बिल्कुल बेबुनियाद है? नहीं, ऐसा भी नहीं है।
उस केस में बहुत ज्यादा मेरिट है, ठीक है ना। आपने ये इसका मोइस का नाम लिया है, उसके सर पे जूती रखी गई, कहा गया अच्छा ऐसा करो, वो जो 400 तोले का सोना है वो मुझे दे दो। उन्होंने कहा वो वापस नहीं वो करेंगे, वापस वो नहीं वापस करेंगे, नहीं वो है, हमने काफी कुछ लूटा लेकिन वो हाँ चीज वो नहीं रखेंगे। वापस करेंगे। तो इसका शायद मतलब अपने कि बच्चों की शादी पे लगाना हो, जो क्योंकि शादी तो दूसरों बहुत को चोर लेविश चोर हुई। कहते थे, इसका मतलब कि फिर तो उनको उनको भी पैसा बड़ा अच्छा लगता हाँ, है। इसका ये मतलब है कि चाहे 190 मिलियन पाउंड वाली चीज हो, चाहे वो 400 तोले वाली बात हो, तो इट्स लाइक पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, ये वो वाली सिचुएशन हो गई ना सामने हमारे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि जो आपके एमफील्ड या वो वाले केसेस थे वो झूठे थे, मैं नहीं कह रहा। खैर वो अदालतें अब कह चुकी हैं, कभी कहती थी वो सच्ची हैं, अब अदालतें कह रही हैं कि वो झूठी हैं, लेकिन अब अदालतों के साथ में साथ कोई पंडोरा बॉक्स खुल रहा है। कैसे मैं बता सकता हूँ कि जनरल फैज से एक तरह से इमरान खान ने खुद को डिस्टेंस भी किया, लेकिन वो अभी भी ओन अप भी कर रहे हैं। मतलब थोड़ा बहुत वो प्यार की झलकियां दिखाते रहते हैं खान साहब। उन्होंने अभी भी कहा है कि यार वो अफगान रजीम, अफगान तालिबान के साथ वो ही बात करने वाले यस, थे, वही सुना। मेरा ये सवाल है कि जनरल फैज की इतनी होल्ड कैसे थी अफगान तालिबान के ऊपर कि वो उनके थ्रू ही वाज द चीजों डीजीआई, का डील कर सर सकते ही हैं। वाज द नहीं डीजीआई। तो आज वाले क्यों नहीं कर सक रहे? इमरान खान ये क्यों कह रहे हैं कि जो गुजरे हुए कल के डीजीआईएस आए सिर्फ वो ही कर सकते थे इस चीज को? तो इसका मतलब कि खान साहब मान रहे हैं कि देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ सॉफ्ट स्पॉट फॉर तालिबान, वो वाला तालिबान। ही इज नॉट जस्ट एग्रीइंग टू इट, इन्होंने तो खुद भी कहा हुआ है कि तारीफें करते थे हाँ ना, शाह महमूद कुरैशी साहब कहते थे ना कि जी, तालिबान बड़े काबिल लोग हैं। जी, खान साहब कहते थे इट्स देयर कल्चर, यस, इसमें इंटरवीन नहीं करना, दे हेट वेस्टर्न इंपीरियलिज्म। अच्छा सही, बहुत अच्छा हो गया खान साहब। तो जब आपके ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए हैं तो शाह आलम को गोलियां लगी, मतीउल्लाह जान को अब्डक्ट किया, असद टूर के ऊपर गोलियां, वो तो कहते हुआ, मुझे पता ही वो नहीं तो कहते क्या हैं हुआ। वो नहीं पता, लेकिन जी, जब खुद के साथ हो रही है किसको कंप्लेन कर रहे हैं वो? वेस्टर्न वर्ल्ड को कर रहे हैं। यस, चांसलरशिप किधर की चाहिए? सेकुलर वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड की चाहिए, ठीक है यस, ना। वहां से उधर जो पाकिस्तान के सियासी हालात के बारे में तो क्या उसने पाकिस्तान में कदम नहीं कभी रखा, उनके बेटे ने। वो अब लिख रहे हैं कि अब्बा को चांसलर बनाओ, हाँ जी, अब्बा को वोट दो, अब्बा से जब बात भी नहीं इलेक्शन करवा चल रही, रहे हैं, ठीक है। अब्बा से बात अब भी वो नहीं करवा ऑक्सफोर्ड के अंदर भी वो कोई फॉर्म 47 जी, चांसलर ना आ जी, जाए, ठीक जी, है, उनको उस चीज का डर लगा हुआ है। जिनके पाकिस्तान में कोई स्टेक्स ही नहीं, वो वहां से बैठ कर बता रहे हैं कि यहाँ की सियासत कैसी होनी चाहिए। और खान साहब को अगर ऑक्सफोर्ड की, मैं कहता हूँ सपोज करें मिल जाए चांसलरशिप, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड के तो थे वो चांसलर थे पहले। ना, लेकिन अब अगर ऑक्सफोर्ड की मिल जाए तो वो पाकिस्तान छोड़ देंगे? वो तो कह रहे थे कि मैं तो छोड़ता ही नहीं पाकिस्तान को कभी, मैं तो इधर ही टिकने को तैयार हूँ। छोड़ देंगे अगर मिल गई चांसलरशिप? अगर जेल से जाने दिया यहाँ वालों ने और मिल गई चांसलरशिप, छोड़ देंगे? सो कहने का मतलब ये है कि जब अफगानिस्तान के अंदर औरतों की आवाजें दबाई जा रही थी, आप कल्चरल रिलेटिविज्म की बात करते कि ये उनका कल्चर है, मत दखलंदाजी करो। भैया फिर पाकिस्तान का भी यही कल्चर होता है, फिर उधर भी ऐसा होता है, आपके ऊपर 100 केस निकाल दिए जाते हैं, आपको एक केस से बेल मिलती है, दूसरी में अरेस्ट कर दिया जाता है। ये पाकिस्तानी कल्चर है, कोई नई बात तो नहीं, 2022 में तो नहीं हुआ, ये तो दहाइयों से पाकिस्तान में चलता आ रहा है। सो वहां आप कल्चर के ऊपर नहीं आ रहे ना, वहां आप कह रहे हो कि मुझे कौन सी ह्यूमन राइट्स चाहिए जो यूएन देता है, जो यस, अमेरिका के कांग्रेस में नौ कांग्रेस में देती हैं, जो बरतानिया के अंदर आप जुल्फी बुखारी को भेज रहे हो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, हाउस ऑफ कॉमन्स में, वहां उसके साथ सारा मीर गिलगती भी जा रही है, जो शायान के साथ प्रोटेस्ट करती थी, जिसकी यस, जिससे पिक्चर ही जमाइमा के साथ लगी हुई यस, है। फिर जमाइमा कहती है कि मैं पॉलिटिकली न्यूट्रल हूँ। जमाइमा उतनी ही पॉलिटिकली न्यूट्रल है जितनी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिकली न्यूट्रल है फिर, ठीक है। सो ये एक पूरा नेक्सस है, और हकीकी आजादी वो होती है जिधर आप ये कहते हो कि एवरी इंस्टीट्यूशन रिमेन्स विद इन इट्स डोमेन। हम लोग ये जो मैन्युफैक्चर करना केसेस को और इंजीनियर्ड केसेस लाना अपने मुखालिफिन के खिलाफ, हम वो वाली सियासत कभी नहीं करेंगे। ये चीज अगर नून लीग भी एग्री कर ले, पीटीआई भी एग्री कर ले, सिर्फ हम लोगों को नहीं चैन मिल जाएगा, उनको खुद को भी चैन मिल जाएगा, क्योंकि अभी पीएमएलएन वगैरह पीपल पार्टी के साथ भी बड़ी बुरी हो सकती है, जो पहले हो चुकी नहीं थी। अगर पीटीआई निकल आया तो इन सबको कहूंगा कि ये क्रैकडाउन करना और ये जो एक स्टेट ऑपरेशन है, प्लीज ये वाला स्क्रिप्ट फॉलो करना बंद कर दो। ये जो आप फायर वॉलिंग कर रहे हो और आपने इंटरनेट को ठप किया हुआ है, उससे इकोनॉमी ठप हो रही है। मोर देन 60 बिलियन रुपीस का नुकसान हो चुका है। 65 65 बिलियन बिलियन, ठीक है, रुपीस का नुकसान 2023 नुकसान। के अंदर हुआ, 2024 के अंदर प्रिडिक्टेड है 300 मिलियन यूएस तो फिर आप डॉलर्स। बताओ कि अगर आप न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के अंदर अपने पोस्टर लगवा रहे हो, इज द इंटरनेशनल कम्युनिटी गोइंग टू बी कन्विंस्ड? तो आप फिर रो भी रहे होते हो कि हमारी इकोनॉमी कैसे डूबी हुई है, बिकॉज पॉलिटिकल अपहीवल क्रिएट किया हुआ है। Yeah, और ये कोई एक पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा, सबको कर रहा हूँ, लेकिन yeah, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि खान साहब की हिपोक्रेसी भी इधर सामने आ रही है कि जो अभी डेमोक्रेसी के चैंपियंस बने फिर रहे हैं, दरअसल उन्होंने भी डेमोक्रेसी को कुचलने में अपना किरदार भरपूर अदा किया है। अलबत्ता दिस इज नॉट मी एप्रिशिएटिंग द करंट गवर्नमेंट आइदर। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी तनकीद से बालातर नहीं होना चाहिए। yeah. Right. You also talked about Taliban in your statement अभी recently. So Taliban का टेक ओवर अफगानिस्तान के अंदर since the past 2 years in the month of August ही हुआ था.
what are its residual effects on Pakistan as of now? मैं पहले ही वार्न करता था 2019 में भी, और तब एक आप न्यूज हुआ करता था। Yeah. अब वो आप न्यूज भी जरा रिसर्फेस किया है थोड़ा सा, आप न्यूज ये वही toxic वाला वाली न्यूज case, चैनल है जिसमें जिसको फैज अली का फैंस कहते थे कि डोनेशन जी। दो यार, वो मोइस दो उधर कमल मोइस डोनेशन दो, हाँ। नहीं तो तुम्हारे साथ ऐसी की तैसी होगी, टॉर्चर हाँ। किया जाएगा, ठीक है। सो उसी आप न्यूज का एक इंडस न्यूज हुआ करता था, Yes. मुझे उधर बहुत रेगुलरली बुलाया जाता था, वो इंग्लिश में हुआ करता था, तो उनका जो सा सोशल मीडिया पेज था उसके ऊपर कमेंट्री करने के लिए। तो मैंने अफगानिस्तान की वो जो दोहा टॉक्स थी तब 2019 में चल रही थी, मैं उधर गया और मैंने उसके ऊपर तभी कह दिया था कि बड़ा बुरा असर होगा ये जो इस वक्त दोहा टॉक्स हो रही हैं, और जिस दिन तालिबान रजीम को आपने या तालिबान को एज ए ग्रुप आपने लेजिटिमेट मान लिया तो उसके स्पिल और इफेक्ट्स पाकिस्तान में भी होंगे। अच्छा, आपको पता है क्या, वो वाली वीडियो पोस्ट उसकी डिले हो गई क्योंकि मुझे पता चल रहा था कि वो कंफर्टेबल नहीं है जो सेंसर्स हैं कि उस वीडियो को पोस्ट करें। खैर इवेंचुअली उन्होंने कर दी थी, Okay. बट थोड़ा मैं भी ऑफ स्क्रिप्ट चला गया था। इसका मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट था, बट हाँ। मुझे पता ही नहीं था देसी स्क्रिप्ट, हाँ। तो मैंने तो दिल की बात कर दी। बट अगर किसी को लग रहा था कि मैं कहूंगा बड़ी अच्छी चीज हो रही है, मैं तो कह रहा था अच्छी चीज नहीं हो रही। हाँ। और आज हम वो देख भी रहे हैं। ख्वाजा आसिफ भी जो आज हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी भी ट्वीट है ना उस वक्त की, वो तारीफें कर रहे थे अफगान तालिबान की कि आजादी हो गई और वो सब हो गई। इन बातों के ऊपर और बिगटनी के ऊपर और तालिबानाइजेशन के ऊपर आप देखिएगा कि ये पीटीआई, पीएमएल, पीपल पार्टी सब एक ही पेज के ऊपर है, इनमें कोई फर्क नहीं है, आइडियोलॉजिकली कोई भी नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इट्स नॉट एन इम्प्रूवमेंट इफ यू गेट वन और द अदर। इम्प्रूवमेंट सिर्फ ये है कि हाँ, खान साहब जब ये बातें करते हैं बड़ी अच्छी लगती हैं लोगों को, और यही बात जब पीपल पार्टी कहती है तो लोग मानते हैं, एटलीस्ट समझदार लोग मानते हैं कि गलत बात है। सो मैंने तब कहा था, आज हम देख रहे हैं कि इसका स्पिल ओवर इफेक्ट हो रहा है। ये अफगान तालिबान और टीटीपी, इनमें फर्क क्या है? मुझे तो कोई फर्क नहीं नजर आता। Nothing at all. देयर इज नो सच थिंग एज गुड तालिबान, बैड तालिबान। तालिबान तो तालिबान है, Yeah. उसकी एक ही आइडियोलॉजी है। क्या आइडियोलॉजी है कि औरतों की खामोश कर दो, उनकी पब्लिक में वॉइस बंद कर दो, उनकी आवाजें दबा दो, उनकी सांसें कुचल दो। सिर्फ आवाज भी कुचल रही है, उनकी सांस भी कुचल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप तो डॉक्टर नहीं बन सकते। MMA बैन कर दिए रिसेंटली कर दिया, अफगान ठीक है। गवर्नमेंट ने। आप डॉक्टर नहीं बन सकती। अगर आप डॉक्टर के पास जाना चाहो, आप जा नहीं सकते, सांस बंद कर दी ना आपने, तो कह दिया Yeah. कंडेम देम टू डेथ। Yeah. क्यों? उनका क्राइम क्या कि वो औरत पैदा हो गई। Yeah. सो इस किस्म की आइडियोलॉजी रखने वाले हमारे ख्वाजा आसिफ साहब को, इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को या फैज हमीद साहब को इतने पसंद क्यों थे? अग्री करते थे इनकी आइडियोलॉजी के साथ? क्या वो पाकिस्तानी खवातीन के लिए भी यही चाहते हैं? शरिया। ठीक है ना। अब अच्छा, अब अगर मैं वो भी बात करूं कि ये क्या शरिया चाहते हैं, उसकी भी वर्जन है ना। ये वो वाला वर्जन चाह रहे हैं स्ट्रिक्ट, जो हमें हेल्पफुल कर रहा और जब खुद के ऊपर आते हैं, खुद पे इज्जत केस वर्डिक्ट आता है, कहते हैं प्राइवेट मामला है। खुद के लिए इनको सेकुलरिज्म चाहिए, सिर्फ दूसरों के लिए। उसी तरह से मारिया भी आज यही कहेंगी और बिशी खान भी यही कहेंगी कि उनको अफगान तालिबान वाला स्टाइल इधर चाहिए, क्योंकि उनकी अभी मदद से पाकिस्तान काउंसिल चाहिए। उन्होंने ये औरत मार्च और भी बड़ी बुराइयां की, बहुत ज्यादा की है, रख की है, क्योंकि ये लोग अपना टिकट कटाकर चले जाएंगे यूरोप में जिस दिन इधर अफगान तालिबान में चीन आ गई, और मैं कहेंगे कि अब तुम लोग फॉलो करो। तो जब दूसरों को कहते हो मजहबी मेयार के ऊपर खड़े उतरो, और वो मेयार जो कि इनके लिए खुद अनअटेनेबल है और हमारे लिए सेकुलर राइट्स होने चाहिए। हमारी दफा हम यूएन को कंप्लेन कर रहे हैं। एक हिपोक्रेसी में उधर दिखती है। इस वक्त अफगान तालिबान ने खवातीन के ऊपर कह रहे हैं कि जी पब्लिक में स्पीक करना बैन किया हुआ है, लेकिन प्राइवेट में भी किया हुआ है। प्राइवेट में भी तो इन्हीं बेचारों के साथ रह रही है ना वो। और अभी यूएन की रिपोर्ट भी निकली है कि सेक्सुअल टॉर्चर और रेप का भी इस्तेमाल हुआ है खवातीन के खिलाफ अफगान तालिबान के हाथों। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि मैं उस दिन का मुंतजर हूं कि सारे पाकिस्तानी इस बात को माने और दुनिया वाली मतलब दुनिया माने। अभी भी दोहा टॉक्स हो रही हैं और खवातीन बैठ ही नहीं सक रही। द वर्ल्ड शुड अग्री। वी नीड अ वर्ल्ड जिधर तालिबान की आवाज के ऊपर बैन लगाया जा रहा हो, तालिबान को खामोश किया जा रहा हो, उससे उसकी आवाज छीनी जाए, ना कि निहत्ती औरतों से उनकी आवाजें छीनी जा रही हो। जिस दिन हम इस बात पे एग्री कर गए ना, दिस इज द वर्ल्ड वी वांट टू सी, तो फिर वहां मैं कह सकता हूं कि वी वुड बी लिविंग इन अ प्रोटेक्टेड वर्ल्ड। तालिबान का एम, चाहे वो टीटीपी हो, खान तालिबान हो, वो एक्सपेंशनिज्म है। दे वांट टू एक्सपैंड। सो वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए थ्रेट नहीं है, हमारे लिए जो नहीं है वो पूरी दुनिया के लिए थ्रेट है। और अगर खान साहब ये फैज हमीद की तारीफ समझते हैं कि वो बड़ा अच्छा मीडिएट करने वाले थे टीटीपी और अफगान, उसको मीडिएट नहीं कहते। तो कल क्यों नहीं लिया मीडिएट? कल क्यों नहीं लिया? खान साहब कहते हैं कि I was in the middle of it. हाँ, and then I was and then thrown आप लोगों away. ने ये लंदन फैन ले आए आप अप्रैल Yeah. 2022 में। मैं कहता हूँ बच गए। अगर ये हो रहा था तो बच गए। वो इसी क्योंकि इसको पीसमेंट कहा जाता है। Yeah. और पीसमेंट में क्या होता है? आप कहते हो लेट अस लिव वन मोर डे, Yeah. वन मोर डे, वन मोर डे। सो पाकिस्तान में भी हो रहे हैं हम ना ऐसे रगड़ रगड़ के खिसक खिसक के चल रहे हैं। बस एक दिन और दे दो। टीएलपी चलो तुम्हें भी पीस कर दिया, तुम नाराज हुए हो,
प्लीज अब तुम लड़ाइयाँ ना करो सड़क के ऊपर, वन मोर डे, गिव अस वन मोर डे, टीटीपी वन मोर डे, अफगान तालिबान वन मोर डे। यार फिर आपको कोई सीरियसली लेगा? No सीधा one. ताकत बात करो, जिस तरह डिजिटल टेररिज्म वो तो अभी देख लेंगे, अभी जो एक्चुअल टेररिस्ट हम लोगों के सामने ग्राउंड पे हैं उनको कोई बताओ नहीं ना, बोल. स्टेट होती क्या है, Yeah. रियासत होती क्या है। Yeah. Achha, a fellow journalist and one of the very learned voices in Pakistan, and your friend too, सैयद मुजम्मिल शाह। Syed Muzammil Shah, has said, in recent videos, he has said that mob lynching is the national sports of Pakistan. Do you agree with the statement कि such sweeping statements should be made or not in Pakistan? जबकि इतना polarized already है पाकिस्तानी society. It's not a sweeping statement. I think it's a very balanced statement कि एक नेशनल स्पोर्ट है, वो है। यकीन नहीं आता, आजमा कर देख लो। जो आपके दिल को बात सच्ची लगे, पर क्योंकि वो किसी को जाकर चुभ गई है, तो फिर देखना आपके साथ कॉन्सिक्वेंसेस होते क्या हैं। आप यू वुड बी अनसस्पेक्टिंग, आपने कोई मासूमाना बात रखी होगी, अगला उसको क्या से क्या मतलब दे देगा, उसको किस लाइट में पोर्ट्रे करेगा, और आपके पीछे एक पूरा झमघट्टा जमा हो जाएगा। आपने स्वात में नहीं होते हुए देखा, आपने संसदा में नहीं होते हुए देखा, अभी नहीं हो रहा, एज वी सिटिंग इसी मुल्क के किसी कोने में ये नहीं चल रहा। Yeah. आर यू नॉट 24/7 लिविंग अंडर दिस थ्रेट? ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है। अरे हरकतें अगर ऐसी हैं अगले की, तो आप कैसे बैलेंस बात कर सकते हो जब सिचुएशन ही बैलेंस नहीं है? जिस दिन बैलेंस आ जाएगा सिचुएशन में, तो फिर उस दिन सारे, फिर सही मुजम्मिल शाह, फिर मैं भी, फिर आप भी, हम सारी मिली बैलेंस बात करेंगे। लेकिन व्हेन यू फेस विद एन एक्सट्रीम सिचुएशन, यू हैव टू कॉल इट आउट कि यार दिस इज, वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। मैंने अभी अनसस्टेनेबल का वर्ड यूज किया है, इस चीज को रोक लो यार, क्योंकि हम लोगों के बाहर स्विस अकाउंट्स नहीं है, हमारी हेवन फील्ड्स नहीं है, हमारे डिक्लेयर्ड और अनडिक्लेयर्ड बच्चे बाहर नहीं बैठे हुए। सो वी हैव नो अदर प्लेस टू रन टू। प्लीज इस मुल्क को बचा लो, इस झमपट्टे को रोको, इस मॉब के अगेंस्ट आपको स्टेट की एक मोनोपोली और एक रिट अनलीश करो, जो आप अनलीश करते हो अगेंस्ट एनी, मतलब टिकटॉकर कॉमेडियंस। फॉर हेवन से आप उनके खिलाफ कर रहे हो। Yeah. प्लीज उसका आधे का आधा भी अगर आप इन लोगों के अगेंस्ट दिखा दो ना, तो देखना ये थोड़ा बहुत एक मुल्क जैसा, एक तरक्की याफ्ता कौम की थोड़ी सी जो ग्लिमर होती है ना, हमें वो इस मुल्क में नजर आना शुरू हो जाएगी। समथिंग व्हिच इज eluded us for decades now. Please give Pakistan one more chance. Lastly, secularism for Pakistan or democracy for Pakistan or secularism inside democracy for Pakistan? देखिए, अगर एक दिन Because I'm asking you this because you've been labeled कि आप एक liberal secularism का narrative fascist Dictator. का narrative पाकिस्तान के अंदर promote कर रहे हैं. That is why I'm asking you. अच्छा, अब देखे ना, प्रमोट करना भी तो होता है कि प्लीज आज हमारा प्रोडक्ट खरीद लीजिए, इतने का, वो तो खैर मैं कर नहीं सकता क्योंकि सेकुलरिज्म शेल्फ के ऊपर नहीं आपको मिलती कि आप वहां से उठाओगे और मिल जाएगी। हाँ, अगर आज आप सोचें मिरेकुलसली हमारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स है, नून लीग हो या पीटीआई हो या जो भी हो, वो आज उठ के कहते हैं चलो जी सेकुलर पाकिस्तान बनाना है, सड़कों पर वही लोग निकलेंगे जिनके आगे आप घुटने भी टेकते हो और सर भी टेक देते हो, वो निकलेंगे TLP साथ एग्जैक्टली, और मतलब के रौला मच जाएगा। तो वो तो इतनी आसानी से होने नहीं वाला। तो वो किस तरह से होगा? डेमोक्रेसी का अगर आप ये मतलब लेते हो कि मेजोरिटी इज ऑलवेज राइट, तो मेजोरिटी इस मुल्क में क्या चाहती है वो आप जानते हो। मेजोरिटी इस मुल्क में वही चाह रही होती है जो आपने स्वात इंसिडेंट में देखा, जो आपने सियालकोट में दिसंबर 2021 में देखा। मैं उसको मेजोरिटी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यार सियालकोट के अंदर 400 लोग थे ना तकरीबन, जो एक बंदे की जान के पीछे पड़े थे। तो जब ये रेशो है 400 वर्सेस 1 का, तो मेजोरिटी फिर ये चाह रही है, और वो वन माइनॉरिटी है जो कि कह रही है नहीं यार जियो और जीने दो। तो उसका मतलब ये कि डेमोक्रेसी जिस किस्म की आप इधर मॉब मेजोरिटेरियनिज्म लेकर आए हो, उसमें तो नहीं सेकुलरिज्म आपको मिलने वाला। हाँ, फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि जो कोई पाकिस्तान पीनल कोड खिलाफ जाकर स्टेट की रिट को चैलेंज करता है और वायलेंस का सहारा लेता है सड़कों पर या डिजिटल प्लेटफॉर्म से वायलेंस को इंसाइट करता है, आपको उन सबको जेल में डालना पड़ेगा। अब अगर ये फैशिज्म लग रही है, डिक्टेटरशिप लग रही है, मुझे तो ये पाकिस्तान पीनल कोड लग रहा है, ये तो आप मुल्क का ही कानून कह रहे हैं, बस उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, उनकी तरफ से छूटता से होना चाहिए, यानी रियासत। सो वो जब होगा तो आप सेकुलर वैल्यूज के ऊपर बेस्ड एक डेमोक्रेसी लाओगे, विच विल बी, जो मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला ये, अगर ये इंसान, इसका जो भी धर्म क्यों ना हो, मजहब क्यों ना हो, इसका जो भी ये सेक्ट को क्यों ना हो बिलोंग करता हो, या जेंडर क्यों ना हो, या एथनिसिटी, रेस क्यों ना हो, क्लास क्यों ना हो, अगर ये बंदा किसी और शख्स या ग्रुप को फिजिकल वायलेंस की थ्रेट नहीं पेश कर रहा और ना ही रियासत के अगेंस्ट फिजिकल वायलेंस के इस्तेमाल को थ्रेटन कर रहा है, तो फिर ना इसको नॉन स्टेट एक्टर्स ना इसको रियासत छू सकते हैं।
क्योंकि ये चीज हमारे पाकिस्तानी मुसलमान भी वेस्टर्न वर्ल्ड में चाह रहे होते हैं, जब उधर गए होते हैं स्टूडेंट वीजा के ऊपर या वर्कर वीजा के Yeah. ऊपर, तो वहां आपको ये चीज इतनी अच्छी लगती है, यहाँ इतनी बुरी लगती है। सो दैट्स नॉट अ थ्रेट टू योर आइडेंटिटी, यू नो, आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी, आपकी कल्चरल आइडेंटिटी बरकरार रहेगी इस फॉर्मूले के अंदर। सो अगर सेकुलरिज्म का ये मतलब लूं कि आप किसी भी निहत्थे की जान को खतरे में नहीं डाल सकते, अगर वो आपकी जान को खतरे में नहीं डाल रहा, तो फिर आई थिंक पाकिस्तान विल प्रोग्रेस अ लॉट ऑन दैट बेसिस। और हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, हम डिस्क्रिमिनेशन कर करके कि ये जी सेकंड और थर्ड रेट सिटीजन है। क्यों? क्योंकि इसके बिलीव्स को भी स्टेट रेगुलेट करेगी। तो उस वजह से आप अपना ही जो लोकल होम ग्रोन टैलेंट है, पाकिस्तानी टैलेंट है, आप उसको वेस्ट कर रहे हो। और तरक्की याफ्ता कौमें क्या करती हैं, अपने टैलेंट को फुल यूटिलाइज करती हैं, वो उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं करती हैं। जहां डिस्क्रिमिनेट करती हैं तो हर उस कौम की डाउनफॉल आती है। तो पाकिस्तान को मैं यही कह रहा हूँ, प्लीज एक और चांस दे दो। शुरू में मुझे पता है कि वो रास्ता बड़ा मुश्किल होगा टू अल्टीमेट, But there is success though. बट द मोमेंट यू स्टार्ट फॉलोइंग योर ओन लॉ जो कि वायलेंस को मना करता है, और जो वायलेंट है एक्चुअली, जो टेररिज्म फैला रहे हैं, जो वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट है, आप उनको आड़े हाथों लोगे, फिर देखना देयर इज अ लॉन्ग रोड टू पीस। Long road to peace, live and let live. Thank you so much, Manif, for your थैंक time. यू वेरी मच।